दोबारा एक बार क्वेश्चन नंबर 50 से समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 में हमने ये डिस्कशन में रखा कि डिटर्मिनेंट हमें गिवन है, एक जीरो पहले से बना हुआ था, ये वाला पार्ट जीरो बनाना कैसे, कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस a टाइम्स कॉलम 2 करना, ये जीरो बन जाएगा। और जब जीरो बन जाए, दो जीरो आ जाए, तो उसके बाद एक्सपैंड करना। इस एक्सपेंशन के बाद ये मैंने एग्जांपल लिया है, ऑब्वियसली इससे डिफर करेगा आपका आंसर। ये मेरा बस एग्जांपल है कि मैंने fx ढूंढ लिया और fx जब निकल गया तो f2x निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती, सिर्फ आपको x की जगह 2x रिप्लेस करना है। और जब वो भी निकल जाए तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके फाइनल रिजल्ट निकाल लेना। ये आपका फाइनल 50th का आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 51 डाउट आ रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 51 एक ही बच्चे से सॉल्व हुआ है शायद, मेरे हिसाब से तो, क्योंकि उसी ने मुझे भेजा है। एक मिनट को, ये रहा। हाँ जी, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 51। ऋतिक हो गया, वेरी गुड। चलो बाकी जिनका नहीं हुआ जरा एक मिनट फटाफट ये देख लें। कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा एंड माइनस साइन अल्फा। इसके बाद आता है माइनस साइन बीटा, यहां पर आता है कॉस बीटा, ये जीरो, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा। सॉल्व करके इक्वल टू वन लेकर के आना है। मेरी बात सुनना, और बहुत सिंपल क्वेश्चन लगेगा आपको ये। सिंपल एक काम करेंगे हम, एक जीरो ऑलरेडी बना हुआ है, मैं एक जीरो और लेकर के आना चाहता हूं। मेरा सजेशन सुनना जरा, और ये नहीं कि सिर्फ फाइनल आंसर है, कोई और तरीका भी आप लगा सकते हो। मैं यहां पर इस पूरी रो को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, और इस वाली पूरी रो को, सेकंड रो को, साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। फायदा ये होगा कि ये ऊपर वाला पार्ट माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा में चेंज होगा, और ये नीचे वाला पार्ट कॉस अल्फा साइन अल्फा में चेंज होगा। जब ये सब हो जाए तो ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट दोनों को सिंपल ऐड कर देना, और जैसे ही आप ऐड करोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। मैं करके थोड़ा दिखा देता हूं आपको। मैं यहां लिख रहा हूं अप्लाइंग फर्स्ट वाली रो, यानी R1 को मल्टीप्लाई करवाना है कॉस अल्फा के साथ, तो यहां लिखा कॉस अल्फा R1। साथ में R3 वाले पार्ट को, लास्ट वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करना है साइन अल्फा के साथ, यहां लिखा साइन अल्फा R3। और ये मल्टीप्लीकेशन था डिवाइडिंग R1 एंड R3 बाय कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा रिस्पेक्टिवली। ऐसा करने के बाद डिवीजन वाला पार्ट जैसे कि हमें जरूरत नहीं है, तो डिवीजन वाला पार्ट आपका बाहर आएगा। फर्स्ट वाला पार्ट कॉस अल्फा, ये बाहर निकाल लेना, और सेकंड R3 से साइन अल्फा बाहर निकाल लेना। मल्टीप्लीकेशन अंदर भेज देना। मल्टीप्लीकेशन भेजने के बाद ये कुछ ऐसा नजर आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन बीटा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। सेकंड रो से थर्ड रो में साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा एंड साइन अल्फा कॉस अल्फा। हाँ जी, एक बार जरा थम्स अप करके बता दो अगर ये आपको स्टेप समझ आया। मैंने सिर्फ क्या किया, एक जीरो बनाना था, ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे से माइनस नहीं हो सकते थे, तो इतना ही काम किया गया। ऊपर वाले को नीचे जैसा बनाने के लिए कॉस से मल्टीप्लाई, और कॉस को साइन से मल्टीप्लाई। ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लीकेशन अलाउड नहीं होता अकेले, तो मल्टीप्लीकेशन के साथ डिवीजन भी करना पड़ा। डिवीजन बाहर निकाला, मल्टीप्लीकेशन अंदर छोड़ दिया, रिजल्ट ऐसा कुछ दिख रहा है हमें। हाँ जी, डन। अब तो सिंपल, अगर जीरो लेकर के आना अब तो सिंपल है। R1 टेंड्स टू बस R1 प्लस यस R3 कर सर। दो। क्या हुआ ध्रुव? सर आगे समझ हो गया था क्वेश्चन। हाँ जी, यहां देख लो, यहां आ जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साथ में प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। R1 में जब R3 आप प्लस करोगे, मैं बाकी सब नहीं लिख रहा। सॉल्व करने पर यहां से कॉस बीटा कॉमन आएगा, अंदर यहां बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अगले वाले पार्ट से यहाँ पे साइन बीटा कॉमन आएगा,
अंदर बचेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये पार्ट इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, आप देख सकते हो ये वाला पार्ट 1 होता है, ये वाला पार्ट 1 होता है। बस एक सिंपल काम करना कि इस वाले कॉलम से साइन अल्फा कॉस अल्फा को बाहर निकाल लेना, और आपके पास डिवीजन में ऑलरेडी साइन अल्फा कॉस अल्फा आ रहा है, ये आपस में कैंसिल होके 1 हो जाएगा बाहर। फिर कॉलम नंबर 3 से एक्सपैंड करना, आपको समझ आ जाएगा रिजल्ट इक्वल टू 1 कैसे आना है। हाँ जी, ये बात सबको समझ आ गई है? 51 क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? चल बढ़ते आगे। हाँ जी, तो 52 तक हमारा कंप्लीट है। अब इसके बाद 53 में डाउट आया है, हम R1 को साइन से कर सकते हैं। अर्पित, जहां तक क्वेश्चन सॉल्व होगा बिल्कुल कर सकते हो, मतलब अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर पाए साइन से मल्टीप्लाई करके तो बिल्कुल कर पाओगे आप। ठीक है ना, एक बार देख लेना चेक करके, अगर उससे हो जाए तो बिल्कुल सही है। 51 डन, 52 डन, 53 आप लोगों ने सॉल्व किया ना? 1 लाना है राघव इसमें, इस क्वेश्चन में RHS सॉल्व करके 1 लाना है, सॉरी LHS सॉल्व करके 1 लाना है। 53 आप लोगों ने कर लिया सबने? सर 53 में तो आइसोसेलेस प्रूफ करना है। हाँ, आइसोसेलेस प्रूव करना है। चलो अगर नहीं हुआ तो मैं करवा दूंगा, कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा ये वाला। 54 बाकी है, 55 होमवर्क से दिया था। ओके, 56 और 57 ये रहते हैं हमारे। एक काम करता हूँ, सुनो, एक सजेशन ये है, अब क्योंकि मैंने टाइप नंबर 5 और मैं बता देता हूँ राघव, मैं आपको बता देता हूँ कि आइसोसेलेस का मतलब क्या है। पहले मेरी बात सुनो, टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 की वीडियो तो मैंने आपको देनी है ना, तो उसी के साथ मैं 53 से लेकर के 57 सॉल्व करके दे दूंगा। अगर आपको डाउट रहेगा तो आप डाउट वहां से क्लियर कर लेना, ठीक है? अब बात सुनो, जिन लोगों ने 53 ट्राई किया और वो यहां तक पहुंच गए हैं कि cos A माइनस cos B एक फैक्टर आ रहा है, cos B माइनस cos C एक फैक्टर आ रहा है, और cos A माइनस cos C या cos C माइनस cos एक फैक्टर आ रहा है, और ये सब इक्वल टू 0 है, काफी लोग यहां तक पहुंच गए थे, तो आपने सिर्फ ये करना है, या तो आपका पहला पार्ट इक्वल टू 0 होगा, या फिर आपका दूसरा पार्ट इक्वल टू 0 होगा, या फिर आपका तीसरा पार्ट इक्वल टू 0 होगा। अगर आइसोसेलेस प्रूव करना है तो या तो फर्स्ट पार्ट 0 होगा, या सेकंड पार्ट 0 होगा, या थर्ड पार्ट 0 होगा। इनमें से इन फैक्टर्स में से कोई सा भी पार्ट 0 हो जाए तो आपका मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहां से सॉल्व करने पर आएगा cos A इक्वल टू cos B, ए और बी एंगल गिवन थे क्वेश्चन में, मतलब यहां से ए और बी बराबर होंगे। ये सिर्फ उनके लिए बता रहा हूं जिन लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किया हुआ है। सेम यहां से cos B इक्वल टू cos C है, सॉल्व करने पर B इक्वल टू C हो सकता है। cos A इक्वल टू cos C है, A इक्वल टू C हो सकता है, बट ये सारी पॉसिबिलिटीज और में है, तो इन तीनों में से कोई सा भी एक हो जाएगा तो आपका ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। राघव, बात समझ आई? ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 55 का हिंट ये है, जिन लोगों ने 55 पूछा वो एक काम करना, ए बी और सी से, ए बी और सी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ना? ए को पहली रो से डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवीजन बाहर है, मल्टीप्लीकेशन अंदर है। बी से दूसरी रो को डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवीजन अंदर, मल्टीप्लीकेशन अंदर, डिवीजन बाहर। और ऐसे कुछ आपको यहां करके नजर आएगा। एबीसी यहां से कॉमन लेकर के बाहर कर देना, सॉल्व करने पर रिजल्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और 1 1 1 दिखेगा बाहर। एबीसी से एबीसी कैंसिल हो गया। जिन लोगों ने ट्राई किया मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं अभी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी राघव, जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें अलग अलग सॉल्व करने की। हाँ जी, देखो ये आ गया। अब सिर्फ कॉलम्स को इंटरचेंज कर लेना, दोनों को, मतलब कॉलम्स को इंटरचेंज करना, जैसा आपको आरएचएस गिवन है एलएचएस के अंदर उस हिसाब से इंटरचेंज करना, आपका रिजल्ट इससे मैच हो जाएगा। सिंपल तरीका यही होगा, ठीक है ना? इसके अलावा आप जो मर्जी करते रहो, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, सबसे सिंपल तरीका यही होगा हमारा। डन। चल, तो 53 55 में पूरा पूरा वहां सॉल्व करके दिखा दूंगा। अभी के लिए ये हिंट मैंने उन बच्चों को दे दिया
जिन लोगों ने ट्राई किया हुआ है। चलो अब आते हैं इनवर्स पर, निकालो भाई। और खाली सुनना मत, नोट करना बहुत जरूरी होगा यहाँ पर। शुरू करते हैं इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले ट्रिगो का कितना पार्ट हम यूज करने वाले, जरा इस पर आते हैं, ठीक है ना। आप ये मान के चलो कि पूरी 11th की जो ट्रिगो है वो उठ करके यहां पर आ गई है, यानी सारे के सारे फॉर्मूलेज, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल एग्जैक्टली उठ करके यहां पर आ गए हैं, ठीक। अच्छी बात यह है कि जो ट्रिकी क्वेश्चन हमने वहां सॉल्व किए थे, जो लेंथी क्वेश्चंस वहां होते थे, ऐसे कोई क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करने, सिर्फ बेसिक बेसिक फॉर्मूले से हमारे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 1 मिनट दो मुझे। हाँ जी चलो करें स्टार्ट कि क्या क्या चीजें वापस मतलब वहां वाली यहाँ पर काम आने वाली है। पहले जरा इसका डिस्कशन करते हैं, सुनना। हम एक एक करके टॉपिक समझेंगे, तो जिनका 11th का कॉन्सेप्ट वीक भी होगा उनका भी मैं कोशिश करूंगा कि ये वाला पार्ट ठीक हो जाए। बस एक बात सुन लेना, जहां पर भी आपको लगे कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, और बिल्कुल ना इस बात की शर्म मत करना कि 11th में था तो आना चाहिए, ठीक है। पूरा डिटेल में 11th का जो भी कॉन्सेप्ट था पूरा डिटेल में यहाँ पर होने वाला है। इसलिए जो जो दिक्कत आपको 11th में आई थी या जो चीजें यहाँ पर नहीं समझ में आ रही वो मुझे क्लियरली बता देना, क्योंकि अब जो ट्रिगो हम करने जा रहे हैं वो पूरे सिलेबस में कवर होगा, हर चैप्टर में आने वाला है। ट्रिगो के बाद आप ये डिफरेंशिएशन में देखोगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन में आएगा, यानी सब कुछ कंटिन्यू होता रहेगा। तो जरा शुरू करते हैं कन्वर्जन ऑफ एंगल्स का पहला पार्ट। ध्यान से समझना बात। 10th क्लास के ट्रिगो में 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक की आपने वैल्यूज पढ़ी हुई थी 0 से 90 तक की वैल्यूज आप सबने पढ़ी हुई थी। बताना स्टार्ट करो, क्योंकि ये वैल्यूज टिप्स पे होना बहुत जरूरी है, तो आप इसको याद करने की कोशिश करना। अभी आपको भले याद ना हो बट घर से इसे याद करने की कोशिश करना। चलो बताओ जरा, 0 डिग्री का रिजल्ट क्या होता था? एक भी कोई भी आप में से 0 डिग्री का रिजल्ट मुझे बताओ क्या था? 0। 30 का 1/2 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 1 √3/2, और ये 1। क्लियर यहाँ पर? सुनो, अभी के लिए तो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, 0 लिखो मतलब 0 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो, 4 लिखो, सारी वैल्यूज को मैक्सिमम जो नंबर आया उससे डिवाइड कर दो, यानी 4 से डिवाइड कर दो, और इन सभी वैल्यूज का अंडर रूट निकाल लो। ऐसा करने के बाद जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा वो एग्जैक्टली इनके बराबर होंगे, ठीक है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि वैल्यूज आप याद रखो तो आपको ज्यादा बेटर, मतलब ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी, 10th क्लास के हिसाब से मुझे एक बात बताओ, साइन की मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 10th के हिसाब से बताना, साइन की मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। बिल्कुल ठीक, मिनिमम 0 0 to 1 ही होती है। और मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 1 है। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर। आगे बढ़ते हुए जरा सुनो ध्यान से। बात करते हैं कॉस की, तो कॉस उल्टा ही चलेगा साइन के मुकाबले में, यानी कॉस सबसे छोटी वैल्यू पर सबसे बड़ा आंसर देगा। यानी जब मैं कॉस 0 डिग्री की बात करूंगा तो सबसे बड़ा आंसर 0 डिग्री पर आएगा, उससे छोटा आंसर यानी √3/2 30 पर मिलेगा, फिर 1/√2 45 डिग्री पर, 1/2 60 पर, और फाइनली जाकर के यहाँ पर 0 मिलेगा, ठीक। आप यहां से भी देख सकते हो कि कॉस की मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो इक्वल टू 0 है, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो वो इक्वल टू 1। कशिश अभी मैं 10th के हिसाब से बात कर रहा हूँ, -1 to 1 अभी हम समझेंगे, बट अभी हम इसके हिसाब से बात कर रहे हैं। क्लियर यहाँ पर? आगे बढ़ते हैं। 10th के ट्रिगो के अंदर ही आप लोगों ने, पता नहीं शायद आपको याद होगा या नहीं, बट सुना था कि tan की वैल्यू हमेशा साइन और कॉस को डिवाइड करके आती है। ये याद रखना है आपने,
tan की वैल्यू sin डिवाइडेड बाय cos करके आती है। ऑब्वियसली एंगल होना चाहिए sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होना चाहिए। डन। अब क्योंकि सिर्फ साइन और कॉस मेन रेशियोज है, बिना इसके मतलब साइन और कॉस के बिना बाकी रेशियोज नहीं बन सकती, तो आपको एक बात का ना हमेशा यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी मैं मेन रेशियोज की बात करूंगा, इवन इनवर्स के अंदर भी वो हमेशा साइन या कॉस होगा। बाकी सारी वैल्यू साइन और कॉस से डिराइव होती है, तो सारी डिराइव्ड वैल्यूज है, बट मेन वैल्यूज हमेशा साइन और कॉस होंगी। यानी tan भी मेन वैल्यूज में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये भी डिराइव्ड है साइन और कॉस के डिवीजन से। आप देख सकते हो 0 पर जब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को डिवाइड किया जाएगा तो रिजल्ट होगा इक्वल टू 0। अगले वाला रिजल्ट इक्वल टू 1/√3, ये 1, ये √3, और ये वाला पार्ट आ जाएगा इक्वल टू नॉट डिफाइंड। क्लियर यहां पर? कौन मुझे बताएगा अभी फिलहाल tan की मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 0 मिनिमम, मिनिमम 0, करेक्ट है, वेरी गुड। और मैक्सिमम? मैक्सिमम नॉट नॉट डिफाइंड का मतलब होता है इन्फिनिटी, बिल्कुल ठीक बोला है। नॉट Infinite. डिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू इन्फिनिटी। आई होप ये समझ आया। डन ना? इतनी बात अभी तक जो हमने ट्रिगो का किया ये आसान था कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, ये 5 वैल्यूज बस हमें पता होनी चाहिए। और जब ये 5 वैल्यूज हमें पता होंगी तो बाकी सब चीजें अपने आप निकल जाएंगी। अब इन्हीं 5 वैल्यूज के बेसिस पर आपने सोचा साइन 120 डिग्री निकालने का, आपने सोचा साइन 225 डिग्री निकालने का। मतलब ऐसी बड़ी बड़ी वैल्यूज जो इन 5 वैल्यूज से कई गुना आगे थी, हम इन वैल्यूज को भी इन्हीं 5 वैल्यूज के बेसिस पर निकालेंगे। यानी इन शॉर्ट, अगर ये 5 वैल्यूज मुझे आती होंगी तो मैं आराम से ये वाला पार्ट निकाल लूंगा, और अगर मुझे 5 वैल्यूज नहीं आती तो हमेशा यहां पर भी अटक जाएंगे। डन? अब सुनो मेरी बात। हाँ जी, सुनना मेरी बात। ये इतना तो हमें पता है कि इसे कहते हैं एक्स एक्सिस और ये वाला पार्ट है वाई एक्सिस। ट्रिगो के अंदर भी जब भी हम कोई नया फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं आपको याद दिलाता हूं, भले आपको फॉर्मूले याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि जनरल सॉल्यूशन करके कॉन्सेप्ट होता था। प्रिंसिपल वैल्यू जनरल सॉल्यूशन एक कॉन्सेप्ट होता था। उसने तक ये बोल दिया था कि वाई एक्सिस में बड़ी गड़बड़ है, ये हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होता। हमारे लिए फायदेमंद, हमारे लिए जो सही सोचता है वो एक्स एक्सिस है। तो ये बात आपको ना याद रखनी है कि जब भी हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे, हमारे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल ये एक्स एक्सिस है, और जितना वाई के चक्कर में पड़ेंगे उतना ज्यादा ट्रिकी कर देगा ये वाई एक्सिस उस काम को। ये बात आपको याद रखनी है। दोबारा बोल रहा हूं, हमारे लिए एक्स एक्सिस ज्यादा हेल्पफुल है इन कंपैरिजन टू वाई। वाई थोड़ा सा ट्रिकी है, जबकि एक्स एक्सिस पूरी तरीके से हेल्पफुल है। एग्जांपल, जब मैं आपको कहता हूं साइन 0 डिग्री प्लस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की एक वैल्यू मुझे निकाल के दो, तो आप कहते हो कि 0 और थीटा ऐड करने पर आंसर थीटा आएगा, तो इसका आंसर निकल के आता है इक्वल टू साइन थीटा। कोई मुश्किल काम तो नहीं बताया मैंने कि अगर साइन 0 डिग्री प्लस थीटा, अगर ये 0 डिग्री है और इसमें कुछ ऐड कर देना है मैंने, तो ऐड करने पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाऊंगा। तो हमने देखा साइन 0 प्लस थीटा में अगर इसको जोड़ दिया जाए तो सॉल्व करने पर यहाँ थीटा आ जाएगा, यानी ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा के। एग्री करते हो सब यहां तक? हाँ जी सर। आगे बढ़ते हो जरा। अगर हम बात करें cos 0 डिग्री प्लस थीटा की, तो cos 0 डिग्री प्लस थीटा भी हेल्पफुल है। ये भी सीधा सॉल्व करने पर आंसर देता है cos थीटा। और थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, एक्स एक्सिस पर ही आता है आपके पास 180 डिग्री, 180 डिग्री। अगर आप लिखो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, तो हेल्पफुल ऐसे है, ये फालतू के चक्कर में पड़ता ही नहीं है। वो कहता है 180 डिग्री आ रहा है, एक्स एक्सिस आ रही है, और ये हमारी हेल्पफुल एक्सिस है। मतलब साइन 180 माइनस थीटा में 180 पर आपका रेशियो बदलना ही नहीं है। सिंपल रखेंगे बिल्कुल बात को। ये हेल्पफुल है इस तरीके से कि कोई भी चीज हमें याद नहीं रखनी, जैसा दे रखा है बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर दो। फिर ये एंगल दे रखा है, एज इट इज कॉपी कर दो, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। एग्जांपल लेके समझा देता हूं, ज्यादा दिक्कत है तो एग्जांपल लेके समझाता हूं, सुनना। अगर मुझे साइन 135 निकालना है, 135 निकालना है, मुझे नहीं पता इसका आंसर, क्योंकि हमने कहा
हर आंसर उन 5 वैल्यू के बेसिस पर निकलेगा। मतलब 0 होता, 45 होता, 30 होता, 60 होता, 90 होता तो मैं बता देता, बट इसका आंसर मुझे नहीं पता। तो मैं इसको उन 5 वैल्यूज में कन्वर्ट करूंगा। कैसे कन्वर्ट करूंगा? क्योंकि 135 डिग्री 0 से 180 के बीच में होगा, यहां कहीं होगा 135 डिग्री, तो कहा जा सकता है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है ये। क्लियर यहां पर? और सेकंड क्वाड्रेंट में 2 रास्ते हैं, एक 90 प्लस करके और एक 180 माइनस करके। 90 में जोड़ोगे तब सेकंड में फॉल करोगे, 180 में माइनस करोगे तो सेकंड में फॉल करोगे। हमने कहा हेल्पफुल रास्ता लेना है, बेकार रास्ते नहीं लेने, वाई वाला इग्नोर कर दिया। लिखा 180 माइनस 45 डिग्री, क्योंकि 180 में से जब 45 माइनस होगा, 180 में से जब 45 माइनस होगा, रिजल्ट विल बी 135। तो हमने ऐसा लिखा। ये सिर्फ इसलिए लिखा गया है ताकि उन 5 वैल्यू से काम चल जाए हमारा। अब देखा हमने एक्स एक्सिस है, यानी ये हेल्पफुल एक्सिस है, और अगर ये हेल्पफुल एक्सिस है तो रेशियो हमारा चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज आप यहां पर कॉपी करोगे। फिर ये एंगल 45 डिग्री हमारे काम का था, ये कॉपी होगा, यानी साइन 135 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो बराबर आ जाएगी 1/√2 के। ये होता है कन्वर्जन ऑफ एंगल्स का तरीका। बात समझ आई सभी को? हाँ जी सर। सभी को एक बार जरा थम्स अप करके मुझे बता दो, और डाउट है तो यहां लिख दो, ताकि मैं रुक करके ये समझाऊं, क्योंकि पहली एक्सरसाइज पूरी इसी पर बेस्ड है। बिना इसके कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ जी, क्लियर यहां पर? चलो अब समझना, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल वाई एक्सिस को इग्नोर करके चलेंगे कि वाई एक्सिस का कोई काम ही नहीं है। कभी वाई एक्सिस का भी रोल होगा। मतलब कोशिश तो यही करना कि अगर मजबूरी नहीं है तो आप हेल्पफुल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस को लेकर के सॉल्व करना। बट कभी कभी आपको वाई एक्सिस से भी सॉल्व करना पड़ता है। और बस वाई एक्सिस में एक चीज आपको याद रखनी है, सारा प्रोसीजर सेम है, बस एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी वाई एक्सिस होगा, रेशियो का कन्वर्जन हो जाता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में। जैसे 10th में पढ़ा था, टैन कॉट में और कॉट टैन में, और सेक कॉसिक में और कॉसिक सेक में। ये आपको याद रखना पड़ता है, खाली यही एक ऐसा प्रोसीजर है। मान लो मैं साइन 135 को y से चेंज करना चाहता हूं, तो लिखूंगा साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, क्योंकि इसको भी जोड़ करके सेम रिजल्ट आता है 135। अब क्योंकि ये y एक्सिस है, ट्रिकी है, मतलब सेम नहीं रहेगा। आपके इस y एक्सिस पर आपका ये रिजल्ट कन्वर्ट होगा, और साइन का कन्वर्जन हो जाता है कॉस के अंदर। आप एंगल, वही 5 में से कोई एंगल कॉपी करना था, यहां दिख रहा है 45 है, तो 45 कॉपी होगा। और एक रूल आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या आफ्टर स्कूल टू सिनेमा करके, जिसका मतलब होगा सेकंड क्वाड्रेंट में खाली साइन थीटा पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकेशन कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। मतलब इसका आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है ना? इसका आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव नहीं आएगा। शाबाश, आधे तो सुन नहीं रहे। पॉजिटिव आएगा। हाँ, बोला अब तो तो मैं सर नेगेटिव नहीं आएगा। अब तो मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ जी, अब तो मैं सुनना चाहता हूँ। एक बात बताओ मुझे, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, ये बताओ जरा। साइन और साइन और कॉस। कोसेक। ठीक, साइन और साइन और कॉसेक। कोसेक। बट मेरा आंसर तो कॉस आ रहा है। साइन सर हम और पहले वाले एक मिनट का एक मिनट एक मिनट देखते एक हैं। मिनट सर रुको। साइन साइन पहले वाले का और देखेंगे। कॉसेक यार हम पॉजिटिव तो होता है। साइन को देखेंगे ना, पहले साइन था ना ऊपर। अच्छा एक मिनट, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, आंसर में कॉस आ रहा है। आपने आंसर कभी देखना नहीं होता, वैल्यू किसकी निकाल रहे हो? साइन वाले पार्ट की। तो जिसका आंसर निकाला जाएगा उसके हिसाब से साइन अलॉट करना पड़ेगा। क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो रिजल्ट आ जाएगा 1/√2। चाहे आप इस रास्ते से निकालो, चाहे आप इस रास्ते से निकालो, दोनों के आंसर सेम आते हैं। बस एक्स एक्सिस से आसान ये होता है कि मुझे याद नहीं करना कि किसमें चेंज होगा, बट वाई से करेंगे तो याद करना पड़ेगा कि कौन किसके अंदर कन्वर्ट होगा। एक बार जरा प्लीज पहले ये क्लियर कर दो, क्योंकि पहली पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। ये नहीं समझ आएगा तो आगे क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। हाँ जी, ओके, यहां तक क्लियर है? सभी 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 प्लीज जरा जवाब दे दो। हाँ जी, ठीक है, बढ़ते अब आगे। हाँ जी,
एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। tan 225 डिग्री में निकालना चाहता हूं, बट दोनों रास्ते से, एक्स एक्सिस से भी वाई एक्सिस से भी। अगर यहां 180 आता है तो ऑब्वियसली 225 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बताओ जरा, अगर मैं एक्स एक्सिस से निकालना चाहता हूं और ये हमारी एक्स एक्सिस है जो भेजेगी इसको थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कैसे लिखा जाएगा 225 डिग्री को? हाँ जी, 180 plus 45 degree. 180 plus 45. 180 प्लस 45 डिग्री। और क्योंकि एक्स एक्सिस की मदद लेनी है तो बहुत आसान, सेम का सेम रहेगा, tan का tan रहेगा। साथ में कॉपी कर देना वही पांच, मतलब उन पांचों में से कोई एक एंगल जो दिख रहा है यहाँ पर 45 डिग्री है। और क्योंकि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में t का मतलब tan होता है और हम tan को सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा। फाइनल आंसर इज 1। डन। अगर मैं इसे y एक्सिस से सॉल्व करूं, मतलब 270 से सॉल्व करूं, 270 का रिजल्ट क्या होगा? क्या लिखूं? 270 माइनस कितना? -45। बिल्कुल ठीक, 45। और क्योंकि y एक्सिस की मदद आप ले रहे हो, ये y एक्सिस पर आता है, तो tan का कन्वर्जन होगा। tan किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? कॉट। ये Cot. कन्वर्ट होगा कॉट में। एंगल कॉपी करना, और क्योंकि इसको चेंज करना था, tan को चेंज करना था, और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो आंसर भी पॉजिटिव इक्वल टू 1। क्लियर हो गई बात? मतलब तीन बातें मुझे नोटिस करनी है, तीन बातें नोटिस करनी है। पहला, एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस है तो सेम रहेगा, वाई एक्सिस है तो चेंज होगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, उन पांच एंगल में से कोई एक एंगल आ रहा होगा उस 180 के साथ या 270 के साथ या जैसा भी वो 360 है या जो भी है उसके साथ, वो पांच एंगल में से वो एंगल सेलेक्ट करना। और तीसरा, क्वाड्रेंट डिसाइड करना कि उस क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये आपको डिसाइड करना होगा। इन तीन बातों से आप सॉल्व कर लोगे। शिखा 360 नहीं यूज कर पाऊंगा ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो 360 तो खाली फोर्थ के लिए यूज करना आप, ठीक है ना? क्योंकि आप 360 यूज करोगे फिर दोबारा आपको चेंज करना पड़ेगा। चलो डन यहां तक? हाँ जी। एक बार जरा मैं जिनसे पूछूं पहले वो क्लियर करते जाओ, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा मैं उनकी बात कर लेता हूं पहले। दिव्यांश, आपको समझ आया? हाँ जी सर। धीरज, आपको? ओके। गुनगुन? हाँ जी सर, आ गया। यहाँ से कौन बच्चा नहीं था पिछली बार हमारे पास? यश, आपको समझ आया? ओके। हाँ जी। श्रेयांश आपको? ऋषभ ने तो बता दिया था। श्रेयांश आपको? हाँ जी सर। ठीक है। वैभव, आपको आ गया ना? जी सर, आ गया। चलो फाइनली हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हुआ। आपको बाद में समझ आ जाएगा कि हमारे पहले टॉपिक में इतना रिलेवेंट क्यों है, कि इतना फोकस करना पड़ा हमें। ठीक, ये सारा काम खत्म हो गया। बस एक छोटी प्रॉब्लम रह गई हमारी। छोटी प्रॉब्लम क्या? कि एंगल को मेजर करने के तीन रास्ते होते थे। एक डिग्री मेजर होता था, एक सेंटेसिमल सिस्टम होता था, एक सर्कुलर सिस्टम होता था। तो हम बात करेंगे डिग्री मेजर की और सर्कुलर मेजर की, ठीक है ना? एक डिग्री सिस्टम था जिसे सेक्साडेसिमल सिस्टम भी कहते थे, वो छोड़ दो, नाम फालतू में मत पढ़ो। एक डिग्री होता था, एक रेडियन होता था, ये याद आ गया? एक डिग्री था, एक रेडियन था। डिग्री में 360 डिग्री होती थी और रेडियन में वही बराबर होता था 2 पाई के। याद आ रहा है? हाँ जी, यस सर। याद है ना Yes. सबको? 360 डिग्री और यस 2 सर। पाई बराबर होते थे। इसका मतलब अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं दोनों साइड को, तो 180 डिग्री और पाई भी बराबर होंगे। बस अब एक प्रॉब्लम है छोटी सी, कि अब से पूरी 12th के अंदर हम डिग्री को यूज नहीं करेंगे। हमारे लिए डिग्री मेजरमेंट बेकार है। हम डिग्री मेजरमेंट्स की जगह रेडियन मेजरमेंट्स ही प्रेफर करेंगे। यानी हम सारे के सारे आंसर्स अब पाई में नोट करेंगे। डिग्री वाला पार्ट खत्म हो गया। यानी 0 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, इट विल बी 0। 30 डिग्री इक्वल टू 180/6 है, तो पाई/6, क्योंकि 180 पाई के बराबर है। 45 डिग्री 180/4 होता है, तो ये बन जाएगा पाई/4। 60 डिग्री पाई/3, और 90 की बात करें तो 90 बन जाता है 180/2, यानी पाई/2। इनके अलावा जो काम की वैल्यूज है वो जरा समझते जाना कौन कौन सी है।
सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक तो आपके पास आ जाएगा 3π/4 यानी 135 डिग्री, एक आपके पास आ जाएगा 5π/6 यानी 150 डिग्री, और एक आ जाएगा आपके पास 120 हो जाएगा 2π/3। फिर उसके बाद आ जाएगा 180 यानी पाई। इस तरीके से आगे कंटिन्यू होता जाएगा। एक होगा आपके पास 3π/2, एक होगा आपके पास 2π। इनके बीच में बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है, वो जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वो सीख लेंगे। 5π/4, 7π/4, 7π/6 ये सब सीख लेंगे। बट आपको बस डिग्री में कन्वर्ट कर, सॉरी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी आदत डाल लो, तो घर पे एक बार जरूर पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना कि 0 से लेकर के कम से कम 360 के बीच में ये 120, 135, 225, 210 ऐसे जितने भी एंगल्स हैं जो कन्वर्ट हो पाएंगे, उनके लिए क्या यूज होता है वो आपको याद होना चाहिए। डन? क्या क्या ऋतिक? आई थिंक कोई क्वेरी नहीं थी। हाँ ऋतिक, चलो। तो डिग्री से अब निकल करके रेडियन मेजरमेंट पे आना है, और इस रेडियन मेजरमेंट का खास ध्यान रखना कि कौन सी वैल्यू आपको पता है और कौन सी नहीं पता। ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट हमारा। दूसरे पर आते हैं, कौन कौन से फॉर्मुलेस काम किए हैं। तो पहले ही बता दूं, कोई फॉर्मूला बेकार नहीं है, सारे के सारे फॉर्मुलेस काम किए। a+b वाले फॉर्मूले, a-b वाले फॉर्मूले, 2 थीटा फॉर्मुलेस, 3 थीटा फॉर्मुलेस, CND फॉर्मुलेस, रिवर्स ऑफ CND फॉर्मुलेस, जनरल सॉल्यूशन, एक भी फॉर्मूला स्किप नहीं होगा। सारे के सारे फॉर्मुलेस काम किए। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ फॉर्मूला ही काम का है, उसकी एप्लीकेशन अब काम की नहीं है। अच्छी बात सिर्फ इतनी है कि फॉर्मूला अगर याद होगा, कहीं पर बैक ऑफ द माइंड कुछ भी फॉर्मूले का याद है, तो आप आराम से फॉर्मूले बना करके सॉल्व कर पाओगे। ठीक, चलो आप जरा क्वेश्चंस पर आते हैं, मतलब सॉरी इस फॉर्मुलेस पर आते हैं। पहले फॉर्मूले होते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के फॉर्मुलेस। हाँ जी, a+b की डेरिवेशन में डालने वाला 11th क्लास का ट्रिगो स्टार्ट हो गया है, तो इनको भी थोड़े दिन बाद sin a+b sin a-b का मैं करवाऊंगा। जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो जिसको भी इसकी डेरिवेशन देखनी होगी वो डेरिवेशन देख लेना, ठीक है ना। बट आपको फॉर्मूला मेन याद करना है। डेरिवेशन ऑब्वियसली 11th में काम की नहीं थी, यहां भी काम की नहीं है। मेन आपको खाली फॉर्मूला देखना है कि फॉर्मूला क्या है। सुनो, फॉर्मूला याद करने के लिए एक ट्रिक छोटी सी बना रखी है हमने। छोटी सी ट्रिक है, हर जगह पर साइन को शरीफ मान लेना और कॉस को बदमाश मान लेना। जितने फॉर्मूले सारे याद करा दूंगा इसी ट्रिक से। 11th में जो लोग पढ़े मेरे पास उनको तो काफी हद तक याद भी होगा, खाली रिवाइज करा दूंगा तो उन्हें फॉर्मूले समझ भी आ जाएंगे। बट जिन लोगों ने नहीं किया हुआ, वो एक चीज याद रखो, साइन शरीफ है, कॉस बदमाश है। ठीक, साइन हर बार शेयरिंग में बिलीव करेगा, यानी जो भी इसके पास होगा आराम से दूसरों को बांट देगा। जबकि कॉस बदमाश है तो कभी भी शेयरिंग में बिलीव नहीं करेगा, मजबूरी में कुछ बांटना भी पड़ेगा तो पहले अपना हिस्सा अलग रख लेगा, उसके बाद किसी और को कुछ देने का सोचेगा। ठीक, इसके बेसिस पर आप जितने मर्जी फॉर्मूले बना सकते हो, सारे फॉर्मूले इसी पर बन सकते हैं, सारे फॉर्मूले। देखो, क्योंकि साइन शरीफ है, शेयरिंग में बिलीव करता है, कहता है जब ए वाला हिस्सा मैं खुद रखूंगा तो बी वाला हिस्सा कॉस को ऑफर कर दिया जाएगा। यानी फॉर्मूला क्या बना, साइन ए कॉस बी मल्टीप्लिकेशन में है। अगर यहां प्लस बोला हुआ शरीफ है तो यहां पर प्लस ही आएगा। उसके बाद ए वाला पार्ट वो कॉस को हैंड ओवर करेगा और बी वाला पार्ट खुद रख लेगा, साइन बी। एटलीस्ट इस वाले ट्रिक से दिमाग में कहीं ना कहीं फॉर्मूला भूल गए, जिनको लगता है ट्रिक को बहुत ज्यादा मुश्किल है, कम से कम इस ट्रिक से आपको फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक, तो साइन a+b, एक बार जरा जल्दी से जिससे पूछो वो बता दे। श्रेयांश, साइन a+b का फॉर्मूला इसी ट्रिक से एक बार ट्राई करके देखना और बताना क्या होगा। साइन a+b, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है। और क्योंकि प्लस का है तो बीच में यहां पर प्लस आएगा, शरीफ है, जो बोलोगे वैसा ही करेगा। साइन a-b की बात करें तो साइन शेयरिंग करेगा, मतलब ए वाला पार्ट तो रखेगा पहले खुद, तो बी ऑफर कर देगा कॉस को। आपने बोला माइनस करने के लिए माइनस ही करेगा, फिर ए वाला पार्ट ऑफर कर देगा कॉस को और बी वाला खुद रख लेगा। ये बन गया दूसरा फॉर्मूला। बात करते कॉस a+b की। ये बिल्कुल बदमाश, ए वाला पार्ट भी खुद चाहिए, बी वाला पार्ट भी मुझे ही चाहिए पहले। ये स्ट्रेटेजी इसकी। डन। आपने बोला प्लस करने के लिए, शरीफ तो है ही नहीं, ये करेगा माइनस। फिर इसके बाद ये अपना पार्ट रखने के बाद जाकर के ऑफर करेगा साइन को। तो फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी। आपने बोला प्लस करने के लिए, वो करेगा माइनस,
साइन ए साइन बी। बात करें अगर कॉस ए माइनस बी की, फिर वही हिसाब किताब, ए भी अपने पास, बी भी अपने पास, माइनस का प्लस, और इसके बाद मतलब माइनस बोलोगे तो प्लस करेगा, और इसके बाद जाकर के साइन को हिस्सा देगा, साइन ए साइन बी। डन है यहां तक? हो जाएंगे 4 फॉर्मूले याद? हमारा बोलो फॉर्मूले आने ही आने, पूरे थ्रू आउट द मैथ्स आपको मतलब अब काम आने वाले हैं। किसी भी ट्रिक से याद कर लो, मैं नहीं कह रहा मेरी ट्रिक से याद करो, आपको लग रहा होगा बेकार से ट्रिक है, ठीक है मानता हूं, बट याद कर लो, बस कैसे भी करके याद कर लो, ठीक है ना। ये 4 फॉर्मूले हो गए हमारे। इसके बाद आते हैं tan a प्लस बी पर। tan a प्लस बी की ट्रिक अगर आपको समझ आए, मतलब आपके पास टाइम हो अभी, तो आप डिराइव करने के लिए tan को साइन और कॉस के डिवीजन से निकाल लेना। अगर इतना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते तो याद कैसे रखना है, ऊपर तो सिंपल ब्रैकेट खोल लो, tan a प्लस tan b, और नीचे मल्टीप्लाई करना है tan a प्लस tan b, और नीचे इसी tan a tan b को मल्टीप्लाई करना है। बस याद रखना 1 में से माइनस करके, ये याद रहेगा। ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस का साइन, ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस का साइन, ऊपर ऐड हो रहा है नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, बट 1 में से सब्ट्रैक्ट होने के बाद। अगले वाला पार्ट, tan a माइनस बी का ब्रैकेट खोल लेना, ऊपर तो रिजल्ट आ रहा है tan a माइनस tan b, अपॉन में मल्टीप्लीकेशन तो आना ही है, बट 1 के साथ ऐड करने के बाद 1 प्लस tan a tan b होगा। डन। ये फॉर्मूलेज है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के। कॉट का फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जहां भी कॉट आएगा कॉट को tan में कन्वर्ट कर देना रेसिप्लिकेशन करके, और यही वाले फॉर्मूले अप्लाई कर देना। कॉट का फॉर्मूला याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। डन यहां तक? हाँ जी, ये पार्ट याद हो जाएगा सबको? ओके, अब आते हैं इसी से हाफ एंगल फॉर्मूलाज पर। अच्छा, 1 मिनट से कम का टाइम रह गया है और टोटल क्लास खत्म होने भी 7 मिनट